बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बहू को कमज़ोर समझकर हमेशा उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती, एक वक्त की रोटी देती और दिन रात उससे जानवरों की तरह काम करवाती, मगर वो ज़ुबान से कुछ ना बोलती। तो मैं समझी वो गूंगी है और खुश होती, चलो अच्छा है ज़ुबान बंद है। एक दिन जायदाद के तनाज़े पर अदालत में पेश हुई। जब जज अंदर आया तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बहू जज की कुर्सी पर बैठी पुरवकार अंदाज में केस सुनने लगी। और मुझे रात की खामोशी में, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, मेरा दिल बेचैन था। मैं चारपाई पर लेटी अपनी उलझनों में गुम थी कि अचानक अहमद की आवाज़ ने सकूत तोड़ दिया। अम्मा, क्या आप जाग रही हैं? मैंने सर उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी और हिचकिचाहट थी, जैसे कोई अहम बात करना चाह रहा हो लेकिन अल्फाज तलाश कर रहा हो। हाँ, जाग रही हूँ। क्या बात है? वो आहिस्ता से मेरे करीब आया और नरमी से बोला, अम्मा, मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में एक फ़ैसला किया है। ये जुमला मेरे दिल को धड़का गया। कैसा फैसला? मैंने जल्दी से पूछा। अम्मा, मैंने एक लड़की पसंद की है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसके अल्फाज ने जैसे मेरे वजूद को हिला दिया। मेरी आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। क्या तुमने लड़की पसंद की? ये तुम्हें क्या सूझी? वो मेरी नज़रों का सामना करते हुए धीरे से बोला, अम्मा, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए हमेशा सबसे अच्छा चाहती हैं, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है और मेरी खुशी उसी लड़की के साथ है। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैंने हमेशा सोचा था कि अहमद हम मेरे हर फैसले पर सर तस्लीम खम करेगा, लेकिन आज वो मेरे सामने खड़ा अपनी मर्जी कर रहा था। ये लड़की कौन है? मेरा लहजा सख्त हो चुका था। अम्मा, वो बहुत इज़्ज़तदार और नरम दिल है। मैंने उसे बहुत करीब से जाना है और उसका ख़ानदान। मैंने तंज़ी अंदाज में पूछा, क्या उनके पास दौलत है? क्या वो हमारे बराबर के लोग हैं? अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मा, वो ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन वो इज़्ज़तदार लोग हैं। यह सुनना था कि मेरा सब्र जवाब दे गया। तुम तो चाहते हो कि मेरी बहू एक गरीब घर से हो। तुम्हें हमारी इज़्ज़त का ख्याल नहीं। तुम्हें अंदाज़ा है कि लोग क्या कहेंगे? अहमद ने पुरसुकून लहजे में कहा, अम्मा, लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरी खुशी उसी लड़की में है। ये अल्फाज मेरे दिल पर किसी ज़ख्म की तरह लगे। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए वक्फ की थी, उसे मोहब्बत और मेहनत से बड़ा किया था, और आज वो मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ जा रहा था। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फ़ैसला है तो तुम अपनी मर्ज़ी करो, लेकिन याद रखो ये ज़िद तुम्हें महंगी पड़ेगी। मैंने उसके जाने के बाद अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद कहीं दूर थी। दिल में अजीब बेसुकूनी थी। मैंने सोचा, ये लड़की मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान बनकर आएगी, लेकिन माँ का दिल हार नहीं मानता। मैंने फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद उस लड़की को देखने जाऊंगी और देखूंगी कि मेरे बेटे ने किसका इंतखाब किया है। अगली सुबह मैंने फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद उस लड़की के घर जाऊंगी, अपने बेटे की ज़िद को समझने और उस लड़की को देखने के लिए। मेरा दिल कह रहा था कि कोई ठीक नहीं, लेकिन एक माँ कब हार मानती है। मैंने अपनी चादर ओढ़ी, दिल में गुस्सा और बेबसी लिए उसके घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर मेरे दिमाग में ख्यालात का तूफान था। ये लड़की कौन हो सकती है? क्या ऐसा क्या है उसमें कि मेरा बेटा अपनी माँ को छोड़कर उसके पीछे जा रहा है? शायद वो खूबसूरत हो, लेकिन खूबसूरती से क्या होता है? ये लड़की मेरे बेटे के काबिल नहीं हो सकती। गांव की गलियां जैसे मेरे कदमों के साथ खामोश थीं। दिल में एक अजीब बेचैनी थी। मैं बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब सिर्फ वक्ती है। मेरा बेटा वापस अब मेरी बात मानेगा। पहली मुलाकात की तलखी। मैंने जैसी चारपाई पर बैठकर इधर उधर देखा, मेरे दिल की बेचैनी मज़ीद बढ़ने लगी। सैन की दीवारों पर वक्त के ज़ख्म आया थे, कहीं मिट्टी झड़ रही थी तो कहीं खस्ता दीवारों पर धूल का खिलाफ। एक कोने में पानी की मटकी रखी थी और उसके साथ एक टूटा हुआ लोटा। ये मंजर मेरे जहन में बार बार गूंज रहा था कि ये है वो जगह जहाँ की लड़की मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। ये कैसे मुमकिन है? एक नाजुक सी लड़की धीरे धीरे कदम चलते हुए मेरे सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में सुकून तो था, लेकिन उस सुकून के पीछे एक अजीब सी चमक छुपी हुई थी। वो चेहरे से निहायत मासूम लग रही थी, लेकिन उसका खामोश खड़ा रहना मेरे गुस्से को मज़ीद बढ़ा रहा था। यही है वो लड़की, मैंने दिल ही दिल में सोचा और अपने आप को काबू में रखने की कोशिश की। उसकी माँ ने फ़ख्र से कहा, ये मेरी बेटी नायाब है, बहुत नेक और साबिर लड़की है, अपने बाप की बहुत लाडली थी, लेकिन इसकी ज़िंदगी शुरू से ही मुश्किलात से भरी रही। मुझे इनकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने अपनी चादर दुरुस्त करते हुए नायाब की तरफ देखा और तल्ख लहजे में कहा, तो तुम ही हो वो लड़की जिसने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया? नायाब ने कोई जवाब ना दिया।
बल्कि अपनी आंखें झुका लीं। इसकी ये खामोशी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। बोलती क्यों नहीं, मैंने गुस्से में कहा। उसकी माँ जल्दी से बोली, बहन नायाब बोल नहीं सकती, वो बचपन से ही गूंगी है लेकिन बहुत समझदार है। यह सुनकर मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। मैंने तंतिया लहजे में कहा, समझदार? एक गूंगी लड़की कितनी समझदार हो सकती है? और ये लड़की मेरे बेटे की दुल्हन कैसे बन सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरे ख़ानदान की इज्जत संभाल सकेगी? नायाब की माँ खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में नमी नज़र आ रही थी। बहन, हम करीब लोग हैं, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी बेटी को इतना अच्छा नसीब मिलेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि नायाब आपके घर की इज़्ज़त बढ़ाएगी। मैंने दिल ही दिल में हंसते हुए सोचा, इज़्ज़त बढ़ाएगी? एक गूंगी और गरीब लड़की हमारे घर की इज़्ज़त बढ़ाएगी? उसी लम्हे नायाब की खामोश नज़रें मेरी तरफ उठी। उन आंखों में कोई एहतजाज नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। लेकिन उस सुकून के पीछे कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो लेकिन उसकी खामोशी एक राज छुपाए हुए हो। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुमने मेरे बेटे को कैसे अपनी तरफ माइल किया? तुम जैसी लड़की को तो मेरे बेटे के करीब भी नहीं होना चाहिए था। नायाब की माँ ने फौरन जवाब दिया, बहन यह अल्लाह की मर्ज़ी है, शायद ये रिश्ता आपके लिए एक रहमत हो। यह सुनकर मेरे दिल में आग लग गई। रहमत? ये रिश्ता मेरे लिए ज़िल्लत है। लोग क्या कहेंगे कि खदीजा बेगम ने अपने बेटे के लिए एक गूंगी और गरीब लड़की को चुना। यह रिश्ता मेरी बर्दाश्त से बाहर है। नायाब की आंखों से एक कतरा आंसू नीचे गिरा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। इसकी खामोशी मेरे गुस्से को और बढ़ा रही थी। मैंने मज़ीद कुछ कहे बगैर अपनी चादर उठाई और वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जाते हुए मैंने कहा, याद रखना, ये रिश्ता मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा है, लेकिन मैं ये सब अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ। अगर ये लड़की मेरे घर की इज़्ज़त पर ज़रा भी हर्फ लेकर आई तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। नायाब की माँ ने झुकी हुई नज़रों के साथ कहा, बहन आप फिक्र ना करें, हमारी बेटी आपकी खिदमत करेगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। लेकिन मेरा दिल इन बातों से मुतमिन नहीं था। मैंने अपने कदम भारी दिल के साथ वहाँ से निकाले, लेकिन दिल में यह ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस लड़की को अपने घर में सुकून से नहीं रहने दूंगी। ये रिश्ता मेरे गुरूर को तोड़ रहा था और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे फैसले को कोई चैलेंज करे। नायाब की खामोशी, इसकी नज़रें और इस घर की गुर्बत सब कुछ मेरे दिल पर बोझ बन रहे थे। लेकिन मैं अपने बेटी की खुशी के लिए यह सब सहने पर मजबूर थी। लेकिन मेरे दिल ने अहद किया, ये लड़की मेरी ज़िंदगी में कभी कबूल नहीं होगी। बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, गुर्बत से क्या होता है बहन, हमारे पास इज्जत है और हमारी बेटी बहुत नेक है। ये सुनकर मेरा दिल और भड़क गया। इज़्ज़त? ऐसी हालत में इज़्ज़त कहाँ होती है? मेरी बहू के लिए एक महल जैसी जगह होनी चाहिए थी और ये जगह तो किसी झोंपड़ी से भी बदतर है। मेरे दिल में एक जंग चल रही थी। बेटे की खुशी और मेरी अना आमने सामने खड़ी थी। मैंने फैसला किया कि इस रिश्ते को रोकना होगा, लेकिन मैंने अपने जज्बात छुपाते हुए कहा, ठीक है, मैं वापस जाकर इस बारे में सोचूंगी। नायाब की आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। वो चुप थी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। घर वापस आते हुए मेरे कदम भारी हो गए। मैं दिल ही दिल में खुद से कह रही थी कि ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। मेरा बेटा उस गरीब लड़की के साथ खुश नहीं रह सकता। नायाब के घर से वापस आकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मेरे दिल में गुस्सा था। मैंने हमेशा अपनी मर्जी की हकमियत चलाई थी, लेकिन इस बार अहमद की जिद मेरे असूलों के खिलाफ दीवान पर कर खड़ी हो गई थी। मैंने कई रातें जाग कर गुजारी। मैंने अहमद को समझाने की बेशुमार कोशिशें की, बेटा ये रिश्ता हमारी इज्जत के लायक नहीं, वो गरीब हैं, उनके पास न दौलत है न हैसियत, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अहमद हर बार एक ही जवाब देता, अम्मा मैंने उसे दिल से चुना है, मेरी खुशी उसी में है, आप मुझसे मेरी खुशी मत छीनें। मेरी हर दलील, हर धमकी, हर इल्तिजा नाकाम हो गई। अहमद ने खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर ज़ेद साफ नजर आ रही थी। मैंने कई दिनों तक सोचा कि शायद वक्त के साथ उसकी ज़िद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मामला उलट होता जा रहा था। गांव के लोग बातें करने लगे थे, खदीजा के बेटे ने तो अपनी मां के खिलाफ जाकर एक गरीब लड़की से शादी की ज़िद लगा ली है। ऐसी तरबियत की थी खदीजा ने अपने बेटे की, आप देखो कैसे सर झुकाए बैठी है। ये बातें मेरे दिल को छलनी कर रही थी। मैंने हमेशा अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखा था और आज लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। एक दिन अहमद मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। अम्मा अगर आप मेरी खुशी नहीं मानेंगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह जुमला सुनते ही मेरे दिल जैसे टूट गया। अहमद ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी माँ को छोड़ने की बात कर रहे हो?
इसने नज़रें नीची कर ली, लेकिन इसकी आवाज़ मजबूत थी। अम्मा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन अगर आप मेरी खुशी के रास्ते में आएंगी तो मुझे जाना पड़ेगा। मेरे हाथ कांपने लगे। एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता था कि उसका बेटा उसे छोड़ने की बात करे। उसी दिन मैंने फैसला किया, ठीक है अहमद, अगर तुम्हारे लिए ये इतना ज़रूरी है तो मैं बारात लेकर जाऊंगी, लेकिन याद रखो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला होगा। उस दिन जब मैंने नायाब के घर बारात ले जाने का फ़ैसला किया तो ये दिल जैसे पत्थर हो गया था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट का कोई निशान न था। मैं अपनी खुददारी और इज़्ज़त को दफन करके वहाँ जा रही थी, सिर्फ अपने बेटे के लिए। बारात के दिन गांव के लोग हैरत से देख रहे थे कि खदीजा जैसी औरत जिसने हमेशा अपनी मर्जी चलाई हो, आज एक गरीब लड़की के घर बारात लेकर जा रही है। यह बातें मेरे दिल पर जहर की तरह लग रही थीं, लेकिन मैंने खुद को संभाला। नायाब के घर पहुंचकर उसकी मां ने आजिज़ी से मेरा इस्तकबाल किया। आपका शुक्रिया खदीजा बेगम कि आपने हमारे गरीब खाने को इज़्ज़त दी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में सोच रही थी ये इज़्ज़त नहीं बल्कि मेरी मजबूरी है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे की जिद के सामने हार मानकर आई हूँ। बारात लेकर मैं नायाब को घर ले आई, लेकिन दिल में इसके लिए एक लम्हे की भी कबूलियत ना थी। शादी के बाद गांव के लोगों ने हमारा घर घेर लिया। हर कोई नायाब को देखना चाहता था, लेकिन उनके चेहरों पर सवालिया निशान थे। यह है खदीजा की बहू। खदीजा ने अपने बेटे के लिए एक गरीब लड़की चुन ली। यह तो ख़ानदान की रिवायत के ख़िलाफ़ है। यह बातें सुनकर मेरा खून खोलने लगा। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं नायाब को अपनी ज़िंदगी में कभी कबूल नहीं करूंगी। मेरी नज़र में वो लड़की हमेशा मेरे बेटे को मुझसे दूर करने वाली थी और मुझे इसका हिसाब बराबर करना था। हमारे घर पर लोगों का तांता बन गया। शादी में हमने सबको बुलाया था और हर किसी ने इस लड़की को देखा भी था, लेकिन अब जब वो दुल्हन बनकर हमारे घर आई थी तो लोग बातों का मौका कहाँ छोड़ते हैं। इस शादी में हर कोई मुझे मुबारकबाद देने के साथ साथ सवालात भी करता रहा। खदीजा बहन, दुल्हन कैसा जहेज लाई है? ये रिश्ता तुम्हारे बेटे को कैसे मिला? लड़की के घर वाले तो ज़्यादा हैसियत वाले नहीं लगते। उस वक्त मैंने इन सवालात को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अब जब शादी की गहमा गहमी ख़त्म हो चुकी थी तो दिल में इन बातों का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन मेरे तमाम करीबी रिश्तेदार बहू को देखने के लिए हमारे घर आए। मेरी नंद देवरानी और चंद दूसरे दूर के रिश्तेदार एक साथ आए। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन सवालात उनके जहनों में साफ नज़र आ रहे थे। मेरी नंद, जो हमेशा हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करती थी, दरवाजे से अंदर आते ही बोली, अरे खदीजा बहन, मुबारक हो, आखिर तुम भी बहू घर ले ही आई हो। कहाँ है वो दुल्हन? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बस अभी बुलाती हूँ, आप लोग बैठे हैं। रिश्तेदार बैठ चुके थे, चाय बन रही थी और जैसे ही बातचीत शुरू हुई नंद ने फ़ौरन जहेज़ का जिक्र छेड़ दिया। तो खदीजा बहू के जहेज़ में क्या क्या आया? शादी में तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। यह सुनते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैंने मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे जहेज़ कोई मानी नहीं रखता, असल चीज़ मोहब्बत और इज़्ज़त है। मेरी देवरानी फ़ौरन बोली, ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो लाई होगी। बहू का पहला असर तो इसी से बनता है। मेरी नंद ने कहा लगाकर कहा, सुना है कि लड़की बहुत गरीब घर से है, तो खदीजा तुम्हें कैसा लगा ऐसे घर की बहू लाते हुए? ये तंज मेरे दिल को चीर रहा था। मैं जानती थी कि ये सवाल सिर्फ मजाक के लिए नहीं थे, बल्कि मेरा मजाक उड़ाने के लिए थे। मैंने अंदर जाकर नायाब को बुलाया। नाजो, बाहर आओ, सब तुम्हें देखने के लिए आए हैं। नायाब, जो किचन में चुपचाप चाय बना रही थी, धीरे धीरे बाहर आई। वो दुल्हन के लिबास में नहीं थी। एक सादा सी शलवार कमीज पहने, चादर और सर झुकाए। सबकी नजरें इस पर जम गई। मेरी नंद ने इसे सर से पांव तक देखा और तंजिया हंसी के साथ बोली, तो यही है तुम्हारी बहू खदीजा, तुम्हारे बेटे के लिए यही लड़की मिली? मेरी देवरानी ने भी तंज का मौका नहीं छोड़ा। अरे ये तो बिल्कुल सीधी सादी लग रही है, शादी में भी ऐसी ही लग रही थी। लगता है ज़्यादा बातचीत नहीं करती। नायाब ने सर झुकाए, सब कुछ सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से खड़ी रही, जैसे इन बातों की आदी हो। लेकिन मेरी शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा कि जैसे सब मेरी नाकामी का मजाक उड़ा रहे हों। खदीजा, तुम्हारी बहू तो बहुत चुपचाप है, नंद ने कहा। क्या ये कुछ बोलती है, ये गूंगी है? मेरी देवरानी ने कहा लगाया। अरे ऐसा लगता है जैसे घर के काम में तो ये बहुत माहिर होगी। खदीजा, कम से कम काम करवाने में तो तुम्हें सुकून मिलेगा। ये सुनकर मेरा गुस्सा और शर्मिंदगी मज़ीद बढ़ गई। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, ये बहुत साबिर है, ऐसी बहू के नसीब कहाँ मिलते हैं। ये तंजिया बातें सुनकर नायाब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सर झुकाए रखा, जैसे इसे अपनी बेबसी का एहसास न था। मेरे बेटे अहमद ने यह सब देखा
तो फ़ौरन आगे आया। इसने नायाब का हाथ थामा और नरमी से कहा, चलो अंदर चलते हैं। नायाब ने सर उठाया, आंखों में आंसू लिए और अहमद के साथ अंदर चली गई। अहमद ने इसे दिलासा दिया, फिक्र ना करो, ये सब बातें बस वक्ती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब नायाब कमरे में चली गई तो मैं दिल ही दिल में जल रही थी। मैंने अपने आप से कहा, यही है वो लड़की जिसके लिए मेरा बेटा दुनिया से लड़ गया। यह गरीबी और शर्मिंदगी मेरे नसीब में लिख दी गई। शादी को अभी चंद ही दिन गुजरे थे, लेकिन मेरा दिल बहू को देखते ही करने लगता था। बाहर सबके सामने मैंने इसे कबूल कर लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने फैसला कर लिया था कि इसे ज़िंदगी का मज़ा चखाऊंगी। इसका आना मेरे गुरूर के लिए चोट था और मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। सुबह का वक्त था। नायाब जल्दी उठकर किचन में काम कर रही थी। इसके हाथ चूल्हे पर थे और पसीने की बूंदें इसके माथे से बह रही थी। मैंने किचन में कदम रखा और देखते ही चिल्ला उठी, यह क्या बना रही हो? सालन तो जल रहा है, कुछ काम ढंग से कर सकती हो या नहीं? नायाब ने घबरा कर अपनी नज़रें झुकाईं और चूल्हे को ठीक करने लगी, लेकिन मेरी बातों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। मैंने तुम्हारे जैसी निकम्मी लड़की ज़िंदगी में नहीं देखी, न शक्ल की अच्छी न काम की। तुम्हें मेरे बेटे ने पसंद किया, यह तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। वो चुपचाप सब सुनती रही। इसकी खामोशी मुझे मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। दिन के वक्त मैंने इसे सहन में बुलाया, ये पूरा घर धोना है और हाँ, बाथरूम भी साफ़ करना है, जो कपड़े धोने हैं वो भी धोना, और अगर किसी जगह धूल रह गई तो तुम्हें दोबारा सब कुछ करना होगा। नायाब ने खामोशी से सर हिलाया और झाड़ू उठाकर काम शुरू कर दिया। मैं इसे मुसलसल तंग करने के लिए कभी किचन में आवाज़ देती, कभी बाहर, ताकि वो एक लम्हे के लिए बेसुकून ना ले सके। अरे नायाब, ये बर्तन क्यों नहीं धुले? नायाब, तुम्हें यह भी नहीं आता कि कपड़े कैसे धोते हैं? ये झाड़ू देने का अंदाज़ है? कुछ सलीका तो कोई सीख लो। शाम को अहमद घर आया तो मैंने फ़ौरन अपना लहजा बदल लिया। जैसे ही उसने नायाब को कुछ किचन में देखा, मैं मुस्कुरा कर बोली, नाजू बेटा, तुम तो काम में इतनी लगी हुई हो, ज़रा आराम कर लो। अहमद ने मेरी बात सुनकर हैरत से कहा, अम्मा आप इतनी मोहब्बत से बात कर रही हैं, मुझे खुशी हो रही है कि आपने आपको अपना रही हैं। मैं दिल ही दिल में हंस रही थी। ये तो गूंगी है, इसे क्या मालूम कि मैं पीठ पीछे क्या कहती हूँ। इसे तो अपनी शिकायत भी करनी नहीं आती। अहमद के जाने के बाद मैंने दोबारा अपनी असल शक्ल दिखाई। ये मत समझना कि मेरे सामने खामोश रहने से सब ठीक हो जाएगा। तुम इस घर की बहू हो, लेकिन मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकती। नायाब की आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने काम में लगी रही, जैसे वो अपने जज्बात को अंदर ही अंदर दफन कर रही हो। रात को जब सब सो गए, नायाब कमरे में बैठी रो रही थी। वो अपने दिल की बात ज़ुबान पर लाना चाहती थी, लेकिन इसकी खामोशी इसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। वो सोच रही थी, मैं किससे कहूँ, कौन मेरी बात समझेगा? अम्मा जान तो मुझे हर बात पर ताना देती हैं और अहमद वो मुझे सुनेंगे, लेकिन शायद मेरी हालत को नहीं समझ सकेंगे। इसके आंसू तकिए में जज़ब हो रहे थे, लेकिन इसके दिल का बोझ कम नहीं हो रहा था। दूसरे दिन मैंने इस पर एक और जुल्म किया। मैंने जानबूझकर इसे झूठे कामों में उलझाना शुरू कर दिया। ये सालन दोबारा हट बनाओ, ये ठीक नहीं बना, ये झाड़ू दोबारा दो, सहन में कचरा रह गया है। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि वो थक हार कर खुद ही यहाँ से चली जाए, लेकिन वो सब्र की मूरत बनी का हर काम करती जा रही थी। शाम को अहमद वापस आया तो इसने देखा कि नायाब की हालत ख़राब है। इसके हाथ थकन से कांप रहे थे और इसकी आंखें सुर्ख थी। नायाब क्या हुआ? अहमद ने फिक्रमंदी से पूछा। नायाब ने सर झुकाया और कुछ नहीं कहा और अपनी तकलीफ जुबान पर नहीं ला सकती थी। अहमद ने इसके करीब बैठकर कहा, मैं जानता हूँ कि ये घर तुम्हारे लिए नया है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम सब ठीक कर लोगी। ये सुनकर नायाब की आंखों में आंसू आ गए। अहमद ने इसे दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने यह सब दूर से देखा और दिल ही दिल में सोचा, ये गूंगी लड़की मेरे बेटे के दिल में अपनी जगह बना रही है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि मेरी मर्ज़ी के बगैर वो यहाँ कुछ नहीं कर सकती। नायाब की खामोशी मेरी जीत थी। मुझे यकीन था कि वो अपनी बेबसी को कभी ज़ाहिर नहीं कर सकती। ये गूंगी है, इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा और मैं इस घर की मलका हमेशा अपनी मर्ज़ी चलाऊँगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इसकी खामोशी में एक राज छुपा था जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। नायाब की तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। वो काम करते हुए लड़खड़ा जाती, लेकिन फिर भी अपनी खामोशी के हिसार में बंधी रहती। इसकी जर्द सूरत और कमज़ोर जिस्म देखकर मुझे कोई रहम नहीं आता था, बल्कि मैं इसकी हालत को अब अपने हक़ में इस्तेमाल करने के बहाने ढूंढ रही थी। एक दिन मैंने अहमद से कहा, बेटा तुमने तो मुझे समझाया था कि नायाब तुम्हारे लिए खुशियों का बहस बनेगी, लेकिन यह तो बीमार होकर घर का बोझ बन गई है। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, अम्मा नायाब बीमार है, इसे आराम की ज़रूरत है, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ये सुनकर मेरे दिल में आग लग गई।
डॉक्टर के पास ले जाओ, क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी है? मेरी सारी ज़िंदगी बीमारियों से लड़ते गुजरी, लेकिन मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। उसी शाम सबा हमारे घर आई। वो हमेशा की तरह खूबसूरती से तैयार थी और इसकी मुस्कुराहट में वही पुरानी चालाकी छुपी हुई थी। खाला, आप ठीक कहती हैं, अहमद भाई के लिए ऐसी बीमार और गूंगी लड़की मुनासिब नहीं। वो तो किसी बेहतर के हकदार हैं जो आपके घर को संभाल सके। मैंने सबा की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, सबा तुम्हारे जैसी लड़की मेरे घर की बहू बन सकती थी, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी अक्ल कहीं गिरवी रख दी। सबा ने धीरे से कहा, खाला अभी भी वक्त है, आप अहमद भाई को नायाब की असल हकीकत दिखाएं। ये बीमारियां महज बहाना है, इसकी हकीकत कुछ और है। अगले दिन मैंने नायाब को किचन में काम करते देखा। वो एक हाथ से दीवार का सहारा ले रही थी और दूसरे हाथ से रोटी बना रही थी। मैंने गुस्से से कहा, अरे ये ड्रामे बंद करो, अगर बीमार हो तो घर में क्यों बैठी हो, चली जाओ अपने घर वापस। नायाब ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन इसकी आंखों में आंसू साफ नज़र आ रहे थे। मैंने मौका को मज़ीद ख़राब करने के लिए सबा को बुलाया। नायाब के सामने कहा, देखो सबा, मेरे बेटे की किस्मत, ऐसी बीमार और गूंगी बीवी मिली इसे। अगर तुम मेरी बहू होती तो मेरे घर को सोने का महल बना देती। रात को अहमद ने नायाब की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, क्या हुआ? अम्मा ने कुछ कहा। नायाब ने सर झुकाया और कुछ नहीं कहा। अम्मा ने इसके करीब आकर कहा, मुझे बताओ, अगर कुछ हुआ है तो। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। दिल ही दिल में सोचा, ये गूंगी है, कुछ नहीं बोलेगी। अहमद जितना मर्जी पूछ ले, ये ज़ुबान खोलने वाली नहीं। अगले दिन सबा ने मुझे एक नया मशवरा दिया, खाला आपने आपकी बीमारी को बहाना बनाकर अहमद भाई को कैल करें कि यह लड़की इनके लिए मुनासिब नहीं। आपकी के लड़की ना बोल सकती है, ना सेहतमंद है और ना आपके घर के म्यार पर पूरा उतरती है। मैंने सबा की बात मानने का फ़ैसला कर लिया। मैंने अहमद से कहा, बेटा तुम्हें यह समझना होगा कि नायाब तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं। वो बीमार है और इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे नसीब पर बोझ है। अहमद ने मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अम्मा नायाब मेरी जिम्मेदारी है, आप जो चाहें कहें, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर मेरा दिल जल कर रह गया। मैंने सबा से कहा, यह सब तुम्हारी कोशिशों के बावजूद अहमद मेरी बात नहीं मान रहा, हमें कुछ और करना होगा। नायाब की रातों की खामोशी सरगर्मियाँ मेरे दिल में शकूक पैदा करने लगी थीं। वो अक्सर रात देर तक जागती रहती और कभी कभार चुपके से कमरे से बाहर निकल जाती। इसके कदमों की आहट सहन में सुनाई देती, लेकिन जब मैं देखने जाती तो वो या तो कमरे में वापस आ चुकी होती या किसी कोने में गायब हो जाती। यह बातें मेरे दिल में अजीब से वसवसे पैदा कर रही थीं, लेकिन मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकती थी। एक रात में गहरी नींद में थी, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे सहन में कोई चल रहा हो। एक अजीब सी आहट ने मुझे जगा दिया। पहले तो सोचा कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन जब दोबारा कान लगा कर सुना तो महसूस हुआ कि सहन में वाकई कोई मौजूद है। दिल में बेचैनी होने लगी। मैंने चादर उठाई और आहिस्ते से चारपाई से उतरते हुए खुद से कहा, ये इस वक्त कौन हो सकता है? हुसैन की तरफ झांक कर देखा तो नायाब की धुंधली सी परछाई नजर आई। वो दबे कदम हुसैन के एक कोने की तरफ जा रही थी। ये इस वक्त क्या कर रही है? रात के इस पैर हुसैन में क्यों जा रही है? मैंने दिल में कहा और पर्दे के पीछे से देखने लगी। नायाब के हाथों में एक कागज़ था और वह इसे गौर से देख रही थी। इसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, लेकिन यह सुकून मेरे लिए बेचैनी का बायस बन रहा था। अचानक गेट पर हल्की सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो। मेरी सांस थम गई। मैंने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा तो एक बड़ी सियाह गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हो रही थी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ये वक्त और ये हालात, कोई गाड़ी क्यों आई है? मैंने खुद से कहा और मज़ीद करीब होकर देखने लगी। गाड़ी से एक औरत निकली जिसकी शख्सियत में रौब और दबदबा था। वो नायाब की तरफ बढ़ी और कहा, मैडम सब तैयार है। यह सुनकर मेरे कदम जम से गए। मैडम? ये नायाब को मैडम क्यों कह रही है? यह सब क्या हो रहा है? मेरे दिल में सवालात का तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। यह मंजर मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मेरे ज़हन में सवालात उठने लगे। ये औरत कौन है? नायाब को मैडम क्यों कह रही है? और ये बड़ी गाड़ी किसकी है? जब मैंने नायाब से इसके बारे में पूछा तो इसने हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार की, लेकिन इसकी ये चुप मेरी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। मेरे दिल में अब ये यकीन बैठ चुका था कि नायाब कुछ न कुछ छुपा रही है और मैं इस रात को ज़रूर जानकर रहूँगी। मगर जेठ के झगड़ों ने मुझे नायाब की इन सरगर्मियों का पीछा करने ही ना दिया और वह मेरे सहन में आए दिन झगड़ने पहुँच जाता। घर के सहन में आज भी माहौल गैर मामूली तौर पर गर्म था। जेठ की आवाज़ गूंज रही थी और मेरी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो रहा था। खदीजा, ज़मीन तुम्हारी नहीं, तुम्हें अपने शौहर के बाद कुछ नहीं मिला।
जेठ ने अपनी मुट्ठी मेज़ पर मारते हुए कहा, मेरा खून खोल रहा था। ये ज़मीन मेरे शौहर की मेहनत से बनी है और इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मैंने तल्खी से जवाब दिया। जेठ की आंखों में नफरत थी। तुम औरत हो, अपनी हैसियत में रहो, ज़मीन के फैसले मर्द करते हैं। इस जुमले ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला। औरत हूँ तो क्या हुआ, हक लेना जानती हूँ। यह ज़मीन मेरी है और यही सच है। बहस तेज़ होती जा रही थी। मेरे जेठ ने हाथ उठाकर कहा, अगर तुम्हें इतना शौक है तो अदालत चली जाओ, लेकिन याद रखो तुम्हारे पास कुछ साबित करने को नहीं है। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। ठीक है, अदालत ही जाएंगे, वहाँ फैसला होगा कि यह ज़मीन किसकी है। घर के दूसरे अफराद हमारी बहस सुन रहे थे। नयाब जो किचन में चुपचाप खड़ी थी, सर झुकाए हमारी बातें सुन रही थी। इसका चेहरा हमेशा की तरह खामोश था, लेकिन इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पाई। अगले दिन मैंने कागजात जमा किए और अदालत का रुख किया। मेरे दिल में गुरूर था, मैं ये केस जीत जाऊंगी। मेरे जेठ को पता चल जाएगा कि खदीजा अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटती। अदालत के बाहर मेरे जेठ खड़े थे। वो तंज़िया मुस्कुराहट के साथ बोले, तुमने तो आकर हमारी इज्जत का तमाशा बना दिया। देखते हैं क्या तुम यहाँ कुछ हासिल कर पाती हो। मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया, ये देखने आए हैं कि कौन जीतेगा। अदालत के अंदर कदम रखते ही मेरा एतमाद और मजबूत हो गया। मैंने सोचा यहाँ इंसाफ होगा, हक मेरा है और कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। कमरे में लोग मौजूद थे। जज की आमद का ऐलान हुआ। जज सब आ रहे हैं। मैंने बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखा। दिल में दुआएं कर रही थी कि फैसला मेरे हक में हो। दरवाज़ा खुला और जज कुर्सी पर आकर बैठा। मैंने नज़र उठाकर देखा और मेरे दिल की धड़कन रुक गई। ये नयाब, वही नयाब जिसे मैंने हमेशा कमज़ोर समझा, वही नयाब जिसे मैंने गूंगी समझकर हर जुल्म सहने पर मजबूर किया, आज वो जज की कुर्सी पर बैठी थी, मेरे सामने इंसाफ की कुर्सी पर। मेरे कदम लड़खड़ा गए, ज़ुबान बंद हो गई। दिल में सवालात का तूफ़ान था। ये कैसे मुमकिन है, ये जज कैसे बन गई, ये तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। नयाब ने अपनी नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में सुकून था, लेकिन वो सुकून मेरे लिए एक चीख जैसा था। मेरे जहन में इसके साथ किए गए जुल्म की यादें तेज़ी से आने लगीं। ये काम सही से करो, निकम्मी औरत, गूंगी हो, ज़ुबान नहीं चल सकती, मेरे बेटे के नसीब पर दबा हो तुम। लेकिन आज वही गूंगी औरत मेरे हक़ में या खिलाफ फैसला देने वाली थी। अदालत में मौजूद हर शख्स मेरी तरफ देख रहा था। मुझे यूँ लग रहा था जैसे ज़मीन मेरे नीचे से सिरक रही हो। मेरी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे, लेकिन ज़ुबान बंद। नयाब ने अपनी कुर्सी पर बैठकर कागजात की तरफ देखा और कहा, आगाज़ करें। इसकी मजबूत आवाज़ ने मुझे झंझोड़ दिया। ये बोल सकती है, ये जज कैसे बनी, ये मेरे साथ क्यों बैठी है। ये सवालात मेरे दिल में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैं जानती हूँ मेरा सामना अब सिर्फ जायदाद के केस से नहीं, बल्कि अपने किए गए जुल्म के हिसाब से भी होने वाला था। मेरी आंखें पथरा गईं, कदम लड़खड़ाने लगे। नयाब ने अपनी नज़रें झुकाकर कागजात पर नज़र डाली, लेकिन वो जानती थी कि मैं यहाँ हूँ। इतने कोई जज्बात ज़ाहिर नहीं किए, लेकिन इसका सुकून मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। कमरा अदालत में खामोशी छा गई। मेरे जेठ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। खतीजा, अब देखते हैं तुम्हारे केस का क्या बनता है। इसकी आवाज़ कानों में गूंजी, लेकिन मैं जवाब देने के काबिल नहीं थी। इस लम्हे मेरे जहन माजी के जुल्म सितम की यादों में डूब गया। वो लम्हे जब मैंने नयाब पर चीखते हुए कहा था, तुम निकम्मी हो, तुम्हारी जगह इस घर में नहीं, मेरे बेटे के नसीब पर बदकिस्मती बनकर आई हो। मुझे वो दिन भी याद आया जब नयाब बीमार थी और मैंने इसे किचन में काम करने पर मजबूर किया था। यह सब बहाने हैं काम से बचने के लिए। मैंने तंसिया कहा था। आज वही नयाब जिसे मैंने हकीर समझा मेरी किस्मत का फैसला करने बैठी थी। अदालत के अमले ने केस की तफसीलात पढ़ना शुरू की, लेकिन मेरे कान सुनने से इनकारी हो गए। मेरी नज़रें नयाब के चेहरे पर जमी थी और मेरा दिमाग माजी के साए में कैद हो चुका था। यह सब कैसे हुआ, मैंने अपने आप से सवाल किया। यह तो मेरी बहू थी, एक गूंगी कमज़ोर बेबस लड़की। जज कैसे बन गई। नयाब ने पहली बार अपनी नज़रें उठाई और हमारी आंखें मिली। इसकी आंखों में वही सुकून था, लेकिन आज इस सुकून के साथ एक गहरी सर्द महरी थी। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन इसकी खामोशी ने मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया। अदालत में कार्रवाई जारी थी, लेकिन मेरे लिए वक्त जैसे रुक चुका था। जेठ ने अपनी बात शुरू की, लेकिन मेरा दिमाग उन अल्फाज को सुनने से इनकार था। मेरे लिए सिर्फ एक ही हकीकत थी और वो नयाब की कुर्सी पर मौजूदगी। हर जुमले के साथ मेरी बेबसी बढ़ती जा रही थी। मेरे हाथ सर्द हो रहे थे और दिल में यह एहसास शिद्दत इख्तियार कर रहा था कि जो कुछ मैंने नयाब के साथ किया, इसका हिसाब आज मुझसे लिया जाएगा। नयाब ने पहली बार कमरा अदालत में बोलना शुरू किया। इसकी आवाज़ धीमी लेकिन मजबूत थी। यह अदालत है और यहाँ सिर्फ हक़ की बात होगी।
یہ جملہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میری شرمندگی کو مزید بڑھایا گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر نیاب کو دیکھا جو بدستور خاموشی سے کیس کی کارروائی میں مصروف تھی۔ میں کہاں چھپوں، میرے دل میں یہی سوال گونج رہا تھا۔ میری تمام سازشیں آج بے نقاب ہو رہی ہیں۔ نیاب نے کاغذات کو پلٹا اور کیس کی تفصیلات بیان کرنے لگی، لیکن جیسے وہ بولتی رہی مجھے ایک اور بات سمجھ آنے لگی۔ یہ کیس صرف جائیداد کا نہیں تھا، یہ میرے ماضی کے ہر ظلم کا حساب تھا۔ نیاب کی آواز میں وہ اعتماد تھا جسے میں نے کبھی پہچانا نہیں۔ وہ بول رہی تھی اور اس کے ہر لفظ کے ساتھ میرا دل مزید بھاری ہو رہا تھا۔ جیٹھ کا وار۔ جیٹھ نے تنزیہ لہجے میں کہا، خدیجہ اب تمہارے تمام فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں جسے تم نے کبھی عزت نہیں دی۔ یہ دن صرف عدالت کا نہیں تھا، یہ میرا مکافات عمل تھا۔ وہ ظلم، وہ طنز، وہ حقارت جو میں نے نیاب کے ساتھ کی آج ایک آئینہ بنا کر میرے سامنے آ گئی۔ نیاب کی نظر ایک بار پھر مجھ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جیسے وہ میری حالت کو اچھی طرح سمجھ رہی ہو، لیکن آج وہ سکون میرے دل کو چیر رہا تھا۔ کچھ وقت کی بریک کے بعد عدالت دوبارہ جمع ہوئی۔ نیاب نے کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے سب کو دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، حقائق پر مبنی فیصلہ ہوگا، یہاں ذاتی اختلافات کی جگہ نہیں۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ نیاب نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا۔ عدالت میں جائیداد کا مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ نیاب نے تمام دلائل اور ثبوت سننے کے بعد فیصلہ سنانے کے لیے کاغذات کھولے۔ کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میری نظریں نیاب پر جمی تھیں اور دل خوف اور شرمندگی سے احساس سے لرز رہا تھا۔ نیاب نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مذکورہ زمین دونوں فریقین کی مشترکہ ملکیت ہے۔ زمین کو برابر تقسیم کیا جائے گا اور ہر فریق اپنے حصے کی قانونی ذمہ داری پوری کرے گا۔ یہ فیصلہ میرے غرور پر ایک وار تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ زمین مکمل طور پر میرے نام ہوگی، لیکن نیاب نے میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میرا دماغ ماضی کے ان لمحوں میں ڈوب رہا تھا جب میں نے نیاب کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ نیاب جو میری بہو تھی اتنی بڑی پوسٹ پر کیسے پہنچ گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ نیاب جج بن گئی، وہ تو گونگی تھی، کمزور تھی، لیکن یہ سب کیسے؟ یہ سوالات میرے دل میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ چند لمحے بعد میں نے نیاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نیاب تم اتنی بڑی پوسٹ پر ہو اور مجھے کبھی کچھ پتہ ہی نہیں چلا، تم نے یہ سب کچھ ہم سے کیوں چھپایا؟ نیاب کی نظریں میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی اور اس کے چہرے پر کوئی ہلچل نہیں تھی۔ اس نے اپنی خاموشی توڑی، لیکن اس کا لہجہ بے حد سخت اور تلخ تھا۔ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ میں کون ہوں؟ آپ کے لیے میں ہمیشہ سے گونگی بے بس لڑکی تھی۔ آپ نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ اس خاموشی کے پیچھے کتنی آوازیں دبی ہوئی ہیں؟ آپ کے لیے میری کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن صرف ایک ایسی بہو جسے آپ نے اپنے غرور کے نیچے دبانے کی کوشش کی۔ لیکن میری زندگی کا مقصد آپ کو خوش کرنا نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کے لیے انصاف لانا تھا جنہیں آپ جیسے لوگوں نے اپنی جھوٹی گواہیوں سے برباد کیا۔ اس کے الفاظ نے جیسے میرے دل کی دھڑکن روک دی۔ میرا وجود کانپ رہا تھا اور دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کسی کے ساتھ کیا کیا؟ میرے لب کانپ رہے تھے اور میرے سوالات کے پیچھے خوف صاف جھلک رہا تھا۔ نیاب نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر میری طرف دیکھا۔ اس کی نظریں ایسی تھیں جیسے وہ میرے دل کے اندر تک دیکھ رہی ہو۔ آپ کو یاد ہے وہ شخص جس کے خلاف آپ نے جھوٹی گواہی دی تھی، وہ شخص جسے آپ کے ایک جھوٹ نے مجرم ثابت کر دیا؟ میرے ذہن میں ماضی کی دھندلی یادیں ابھرنے لگیں۔ وہ ایک کیس تھا جس میں پیسوں کے لالچ میں آ کر میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس جھوٹ کا کسی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ وہ کون تھا؟ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ نیاب نے گہری سانس لی اور سرد لہجے میں کہا، وہ میرے والد صاحب تھے، وہ ایک ایماندار آفیسر تھے جنہیں آپ کی جھوٹی گواہی نے مجرم بنا دیا۔ آپ کی گواہی نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کے ساتھ میری زندگی بھی ختم کر دی۔ آپ نے میرے والد کو نہیں، میری زندگی کو مارا ہے۔ یہ سن کر جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں بے بسی سے نیاب کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، مجھے معاف کر دو نیاب، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہارے والد صاحب تھے۔ نیاب نے ہلکی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آپ کے اعمال کا انجام کس پر پڑے گا۔ آپ کے لیے سب کچھ صرف پیسے اور طاقت تھا، لیکن اب آپ کو وہی سزا ملے گی جو میرے والد صاحب کو ملی تھی۔
इसी लम्हे अदालत के बाहर से पुलिस के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। एक पुलिस अफसर मेरे करीब आया और बोला, खदीजा बेगम, आपको झूठी गवाही देने और कत्ल में मुआवनत करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया जाता है। आपके ख़िलाफ़ तमाम शवाहिद मौजूद हैं। ये झूठ है, ये इल्ज़ाम गलत है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं चीखी, लेकिन मेरी चीखों पुकार किसी के दिल पर असर नहीं कर रही थी। पुलिस ने हथकड़ियाँ लगा दी और मेरे वजूद में एक खौफनाक लर्जिश पैदा हो गई। मुझे ले जाया गया और मेरा गुरूर, मेरी खुददारी सब कुछ चकनाचूर हो गया। चंद दिनों बाद मैं जेल की सलाखों के पीछे थी और मेरा माजी एक एक करके मेरे सामने आ रहा था। वो झूठ, वो साजिशें, वो लालच, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। इसी दौरान जेल के दरवाजे पर एक बार फिर नायाब को देखा। वो पुरसुकून चेहरे के साथ अंदर आ रही थी, लेकिन इसकी नज़रें मेरे दिल को चीर रही थी। नायाब, ये सब क्यों? तुमने ये सब क्यों किया? मैं तुम्हारी सास हूँ और तुमने मुझे जेल में डाल दिया। नायाब ने गहरी सांस ली और अपनी जगह पर खड़ी होकर कहा, आप जानना चाहती हैं कि मैंने ये सब क्यों किया? आइए, मैं आपको आपकी हकीकत दिखाती हूँ। मेरे जहन में खौफ बढ़ता जा रहा था। नायाब की बातें मेरे दिल को चीर रही थीं। आपको याद है वो केस जिसमें आपने पैसों के लिए गवाही दी थी? वो शख्स मेरा वालिद साहब था। आपकी झूठी गवाही ने उनकी ज़िंदगी छीन ली और मुझे यतीम कर दिया। आपने ना सिर्फ उन्हें बल्कि मेरे पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दिया। नायाब, ये सब माजी की बातें हैं, मुझे माफ़ कर दो। मैंने गलती की, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हारे वालिद थे। मेरी आवाज़ में लर्जिश थी और आंखों में आंसू। नायाब ने एक लम्हे के लिए मुझे देखा और फिर तलख लहजे में बोली, ये आपकी ज़िंदगी का अंजाम है। आपने अपनी झूठी गवाही से न जाने कितने घरों को उजाड़ा और आज आप खुद इस अंजाम को पहुँचे। इसी दौरान अहमद जेल के अंदर आया। वो नायाब की बातें सुन चुका था। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। अम्मा, ये सब सच है? आपने झूठी गवाही देकर नायाब के वालिद को मार दिया। अहमद की आवाज़ कांप रही थी। मैंने सर झुका लिया। बेटा, मैंने गलती की, मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ़ कर दो। अहमद ने गुस्से से कहा, अम्मा, आपने ना सिर्फ नायाब के वालिद को बल्कि हमारी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दिया। आपने हमें शर्मिंदा कर दिया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता। अहमद और नायाब जेल से बाहर निकल गए और मैं सलाखों के पीछे रह गई। मेरा गुरूर, मेरा लालच, सब कुछ आज मुझे निकल रहा था। मेरी ज़िंदगी के गुनाह आज मेरे सामने खड़े थे और मैं अपनी बर्बादी के इस अंजाम की ज़िम्मेदार थी। मेरा ज़मीर मुझे हर लम्हा कुचल रहा था और मैं जानती थी कि इसकी सज़ा सिर्फ ये जेल नहीं बल्कि आखिरत की पकड़ भी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।